हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था सिविक्स के पावर शेयरिंग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी के रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के बारे में। क्या आप जानते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं? हमारे आसपास में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, जैसे कि आपके आसपास अभी मोबाइल होगा, फैन होगा, टीवी होगा, लैपटॉप होगा, चार्जर होगा, प्लांट्स होंगे, वाटर है, क्या वो सारी चीजें रिसोर्सेज हैं? सोचिएगा और जवाब कमेंट में लिखिएगा। अब हम देखते हैं रिसोर्स होता क्या है। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs is called resources. अब वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम रिसोर्स कह सकते हैं? वो सारी चीजें जो हमारे आसपास इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, जो हमारी जरूरतों को पूरी करती हैं, वो रिसोर्सेज कहलाती हैं। लेकिन वो हर चीज जो हमारी जरूरतों को पूरी करें वो रिसोर्स नहीं होती है। जैसे कि उसको पूरी करने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, मतलब कि वो चीज जो भी आपके आसपास में मिले वह टेक्नोलॉजी के थ्रू हमको एक्सट्रैक्ट कर सके और उसका इस्तेमाल कर सके। अगर ये नहीं हो रहा है तो वो रिसोर्स नहीं है। उसके बाद इकोनॉमिकली फेजिबल, द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन शुड नॉट एक्सीड द एक्चुअल वैल्यू, मतलब कि जो पैसा या जो खर्च आता है उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने में, निकालने में, वह ज्यादा नहीं होना चाहिए जो उस रिसोर्स की एक्चुअल वैल्यू हो। तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल, सोसाइटी समाज उस चीज को एक्सेप्ट करे यूज करने के लिए। ये 3 शर्तें हैं जो कि होनी चाहिए एक रिसोर्स को, तभी उसे हम रिसोर्स मान सकते हैं। जैसे कि आप ये सोचिए कि आपके घर के बगल में खाली खेत है और वहां पे एक खुदाई में पता चले कि यहाँ सोना रखा हो, लेकिन क्या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आप उसमें से सोना निकाल सकें? टेक्नोलॉजी है आपके पास? अगर नहीं है तो वह सोना किसी काम का नहीं है, आप उसको रिसोर्स नहीं कह सकते। दूसरा, अगर उस सोने को निकालने में आप किसी तरह निकाल भी लेते हैं और आपकी खर्च हो जाते हैं कि 1 लाख रुपए आप खर्च कर दिए, लेकिन वो सोना आप बाजार में बेचने के 70,000 का ही बिकता है, तो आप एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब वो इकोनॉमिकली फेजिबल भी नहीं है, इसलिए वह आपके लिए रिसोर्स नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल, आपके घर के पास यूरेनियम मिला, आपको तो पता ही नहीं उसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या उस यूरेनियम को यूज कर सकते हैं, तो भी वो आपके लिए रिसोर्स नहीं होगा। मान लीजिए आपके घर के बगल में क्रूड ऑयल ही मिल जाए, आपको नहीं पता है कि उस क्रूड ऑयल को कैसे इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी ही नहीं है आपके पास, कोई यूज का नहीं है आपके लिए। वैसे ही आपके घर में पानी है, मान लीजिए H2O, उसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके गाड़ियां चलाई जा सकती हैं, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसमें से हाइड्रोजन निकाल सकें, तो क्या वो आपके यूज का है? नहीं। अब देखिए, आगे देखते हैं। इंटर इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर, फिजिकल एनवायरनमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि जो मानव जाति है, जो ह्यूमन है, वह नेचर के साथ इंटरैक्ट करते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू और इंस्टीट्यूशन बनाते हैं जिससे कि वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। जब अब इसमें देखिए, रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। रिसोर्स कोई भी है वह फ्री में नहीं आता है, मुफ्त में नहीं आता है जो आपको नेचर गिफ्ट दे रहा हो। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग जो है वो खुद भी एक रिसोर्स है, सबसे जरूरी रिसोर्स वही। अब आइए हम देखते हैं रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। 4-5 तरीके होते हैं, किस बेसिस पे हम उससे मानते हैं, अब हम वो देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक, अबायोटिक,
ऑरिजिन के आधार पे हम रिसोर्स देखते हैं, बायोटिक और अबायोटिक होता है। अब आप देखिए बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं। बायोटिक रिसोर्स obtained from biosphere have and have life, मतलब कि बायोटिक रिसोर्स हम उन्हें कह सकते हैं जो जीवित चीजों से, बायोस्फीयर से या जीवित चीजों में होती हैं, जैसे कि फ्लोरा हुआ, फौना हुआ, ह्यूमन बींग्स हुए, फिशरीज हुए, पेड़ पौधे हुए, ये सब बायोटिक रिसोर्स में आएगा। अब देखिए अबायोटिक, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव है वो, जैसे कि रॉक्स हुए, मेटल्स हुए, हवा हुई, एयर हुआ, खनिज पदार्थ हुए, मिनरल्स, ये सारी चीजें अबायोटिक हैं। इन्हें हम ओरिजिन के आधार पे बांटते हैं, बायोटिक और अबायोटिक दो आता है इसमें। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या हुआ? वो चीजें जो या तो खत्म हो सकती हैं, जैसे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम दोबारा बना सकते हैं, कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, जिन्हें हम फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू बना सकते हैं, वो हो गए रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कि सोलर, विंड, वाटर। अब आप देखिए दूसरा हुआ नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल हम किसे कहेंगे? जिन चीजों को खत्म होने के बाद बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाए और वो एग्जॉस्ट हो जाए हमारे, हम उसे फिर यूज ना कर पाए, वो हुआ। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स, पेट्रोलियम मटेरियल्स जैसे हुए, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, वो अगर एक बार खत्म हो जाता है फिर उसको बनने में बहुत साल लगते हैं। मिनरल्स हुआ, वो खत्म हो गया तो बनने में बहुत साल लगेगा। अब हम अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तस्वीर में रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन, जो नेचर के थ्रू मिलता है और जो ह्यूमन बनाए। रिन्यूएबल हुआ, नॉन रिन्यूएबल हुआ, जो आपने यहाँ पे देखा। उसके बाद जो ह्यूमन बनाते हैं, स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी और क्वालिटी। रिन्यूएबल में क्या होगा? कंटिन्यूअस और फ्लो, विंड, वाटर, बायोलॉजिकल होंगे उसमें। नॉन रिन्यूएबल में हो गया रिसाइकेबल चीजें, नॉन रिसाइकेबल हो गए। फिर बायोलॉजिकल में भी हो गया नेचुरल वेजिटेशन, वर्ल्ड लाइफ, ये सारी चीजें आप इसमें क्लासिफिकेशन की इस इमेज में देख सकते हैं। अब आइए अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। कौन उसका इस्तेमाल कर सकता है? नेशनल और इंटरनेशनल, देश और जो विदेश की चीजें हैं वह इसमें हम देख सकते हैं। टेक्निकली ऑल रिसोर्सेज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज बिलोंग टू द नेशन। नेशनल रिसोर्स हम उसे कहेंगे जो चीजें पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर होंगी किसी भी देश के। The government has legal power to acquire private property for public welfare. सरकार के पास ये अधिकार भी होता है कि वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ले सकती है सामाजिक कार्यों के लिए, समाज के, पब्लिक के बेनिफिट के लिए। जैसे कि आपका घर है और उसे लिया जा सकता है रोड बनाने के लिए, तोड़ के बनाया जाता है कई जगहों पर, रेलवे लाइन निकालने होते हैं, कैनाल्स बनाने होते हैं, तब सरकार इसको लेती है, वो भी सरकार की प्रॉपर्टी हो जाती है। टेरिटोरियल वाटर, अब पानी में भी होता है रिसोर्सेज की बाउंड्री। अब आप ये सोचेंगे पानी में कैसे? तो जितने भी ओशनिक एरियाज हैं वहां पे 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक, लगभग लगभग 22 किलोमीटर, 22.2 किलोमीटर तक किसी भी देश का अपना बाउंड्री हो सकता है। जो कोस्ट लाइन होगा इंडिया का, जैसे हुआ,
वहां से 12 नॉटिकल माइल्स हम आगे तक इंडियन बाउंड्री उस ओशन में मानेंगे, वहां तक अधिकार इंडिया का हुआ, वहां तक जो भी रिसोर्स मिलेगा उसे इंडिया निकाल सकता है। अब आप ये सोचेंगे नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं, तो नॉटिकल माइल्स ये हुआ जैसे कि हम डिस्टेंस नापने के लिए सड़कों पे किलोमीटर में नापते हैं, वैसे ही हम वहां पे डिस्टेंस समुद्र में नापने के लिए नॉटिकल माइल्स में नापते हैं, वो एक ऐसा यूनिट हुआ। अब हम देखेंगे कि यह नेशनल रिसोर्सेज का आपको मैप के थ्रू एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि आप देखिए, यह इंडिया का मैप है, मान लीजिए ये मुंबई में इसके आसपास, यहाँ पे मुंबई में कोस्ट लाइन है इस जगह पे, यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स 12 नॉटिकल माइल्स इधर कुछ पड़ा, यहाँ तक इंडिया की बाउंड्री होगी जो कि कहलाएगी नॉटिकल माइल्स के अंडर की का एरिया। और इसके अंदर में कोई भी रिसोर्स अगर समुद्र में मिलता है, इस बाउंड्री के कोई भी यहाँ पे रिसोर्स अगर मिला तो वह इंडिया के अधिकार क्षेत्र में होगा। अब चलिए देखते हैं कि इंटरनेशनल नॉटिकल माइल्स क्या होते हैं। तो इंटरनेशनल नॉटिकल माइल्स देखने के लिए आइए अब आगे देखते हैं। रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी किया जाता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन उसे माना जाता है। जैसे कि 200 नॉटिकल माइल्स समुद्र का जो एरिया हुआ वह इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, जो कि ओपन ओशन होता है और कोई भी कंट्री उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है बिना इंटरनेशनल बॉडी को पूछे हुए। वो किसी भी देश का अधिकार वहां नहीं होता है, वो सबका होता है। लेकिन आपको वहां पे कोई रिसोर्स मिलता है, उसका इस्तेमाल अगर आपको करना है या उस जगह का आपको इस्तेमाल करना है 200 नॉटिकल माइल्स के बीच का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, उसके लिए आपको इंटरनेशनल बॉडीज से परमिशन लेना होगा। अब आइए ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये सबसे ट्रिकीएस्ट है। आप देखिए, अब डेवलपमेंट के आधार पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे रिसोर्सेज का। पोटेंशियल रिसोर्सेज, ये क्या हुआ, रिसोर्सेज फाउंड इन रीजनल बट नॉट येट यूटिलाइज्ड, वो रिसोर्स जो किसी रीजन में तो मिलता है लेकिन उसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, हवा और धूप से हम एनर्जी बना सकते हैं राजस्थान और गुजरात में, लेकिन अभी भी हम उस तरीके से उसको डेवलप नहीं कर पाए हैं जो हम उसको बना सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीएम सूर्य घर योजना के तहत लाई तो है स्कीम सोलर एनर्जी से, सोलर सन से सोलर एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए जिससे बिजली बनाई जा सके, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह से प्रॉपर्ली डेवलप्ड नहीं हुआ है, सभी कोई नहीं कर रहे हैं उस, तो ये आ जाएगा पोटेंशियल रिसोर्सेज में। अब देखिए डेवलप्ड रिसोर्सेज, सर्वेड and their quantity and quality have been determined for utilization, जिस चीज का सर्वे तो हो चुका है, जिसको हम को जिसका क्वालिटी और क्वांटिटी भी पता है और उसको हम यूज भी कर रहे हैं, वो आ जाएगा डेवलप्ड रिसोर्सेज में। जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम, ये माइन करके हम निकालते हैं और इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ये डेवलप्ड रिसोर्सेज में आ जाएगा। अब हो गया स्टॉक। स्टॉक क्या हुआ, materials in the environment that have the potential to satisfy human needs but we do not have the technical know how to use। स्टॉक हम उन चीजों को कहते हैं जिस चीज का स्टॉक हमारे पास उस मटेरियल का हमारे इन्वायरमेंट में तो है, लेकिन हमारे पास तरीका नहीं है, टेक्निकली हमें पता ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है।
जैसे कि आपको हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे भी वही एग्जांपल है। वाटर इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन, बट वी लैक द टेक्नोलॉजी टू स्प्लिट एंड यूज इट। जैसे कि वाटर में आप जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इस H2O में हाइड्रोजन जो हुआ, उसमें से हम अगर हाइड्रोजन निकाल ले तो उसको हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन हमें तरीका अभी भी नहीं पता है कि हम हाइड्रोजन निकाल के उसका इस्तेमाल पानी में से कैसे कर सके। तो ये एक स्टॉक हुआ जो हमारे ह्यूमन नीड्स को पूर्ण तो कर सकता है, लेकिन हमें तरीका ही नहीं पता है कि वो कैसे करेगा। अब देखिए रिजर्व्स, a subset of stock which can be put into use of existing technology, but their use has been postponed for future needs. Water in dams for forest kept as a backup। जैसे कि वो रिजर्व हम उसे कहेंगे जो चीजें स्टॉक में तो हैं, जिनका हम अभी इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हम उसे स्टॉक में भी रखते हैं, बचाते भी हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसका इस्तेमाल फ्यूचर में भी किया जा सके। जैसे कि जो बांध बनता है उसमें पानी, और फॉरेस्ट को भी हम बचाते हैं। यह एग्जांपल हुआ रिसोर्सेस जो रिजर्व में होते हैं। अब आइए, अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोलॉजिकल क्राइसिस। द इशू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड द मेजर ग्लोबल क्राइसिस। अब मतलब बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने से अब तो इसकी वजह से ग्लोबल क्राइसिस भी आने लगे हैं। जैसे कि डिप्लीशन डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। कुछ ग्रीडी लोग उनके सेटिस्फैक्शन के लिए वो लोग रिसोर्सेज का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि accumulation of resources in a few hands, dividing society into haves and have-nots, rich and poor। रिसोर्सेज का भी बंटवारा अमीरी और गरीबी के आधार पे करना। ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है ज्यादातर रिसोर्सेज के गलत इस्तेमाल के चलते। उसके बाद ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन आप देख रहे हैं हमारे यहाँ आज भारत में कितने सारे शहरों में एक्यूआई कितना ज्यादा है, दिल्ली में हवा कितनी खराब हो जाती है, नोएडा में। ये सारी चीजें रिसोर्सेज के ढंग से इस्तेमाल ना करने की वजह से ही होते हैं। लैंड डिग्रेडेशन, आप देखते होंगे बहुत जगह भूमि खराब हो जाती है। ये सारी चीजें इसी का नतीजा है। अब इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भाई? डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। वैसा डेवलपमेंट हम करें जो कि एनवायरमेंट को, हमारे वातावरण को नुकसान ना पहुंचाए। डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज द नीड ऑफ फ्यूचर। अभी जो हम विकास कर रहे हैं उसको उस स्तर पे करें कि वो आगे हमारे भविष्य के लिए कोई दिक्कत ना करे, भविष्य से कॉम्प्रोमाइज हम ना करें, तब हमारे लिए वो सही रहेगा। अब आइए, सस्टेनेबल इनिशिएटिव जो लिया गया, अब हम एक केस स्टडी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। रियो अर्थ समिट और एजेंडा 21। रियो में अर्थ समिट हुआ था जून 1992 में, 1992 में। यह पहला अर्थ समिट हुआ था इंटरनेशनल, जो कि ब्राजील में हुआ था।
जिसमें 100 से ज्यादा देशों के हेड्स मौजूद थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वहां पे मौजूद थे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इस समिट को कराने का? यह समिट इसलिए हुआ था टू एड्रेस अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यह इसलिए हुआ था कि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा है उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए उसको लेके जितने लीडर वहां पे आए उन्होंने एक डिक्लेरेशन पे साइन किया। ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक डिक्लेरेशन हुआ, उस पे उन्होंने साइन किया और वहां पे बना एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 क्या है? अब आप ये सोचेंगे कि इसका नाम एजेंडा 21 क्यों दिया गया? इसका नाम एजेंडा 21 इसलिए दिया गया क्योंकि ये 1992 में आने के बाद ये 21st सेंचुरी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। तो 21st सेंचुरी के चलते इसका नाम पड़ा एजेंडा 21। इस एजेंडा 21 पे साइन हुआ, इस डिक्लेरेशन पे, वर्ल्ड लीडर्स का यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ये इस जगह पे वर्ल्ड लीडर्स ने साइन किया। गोल क्या था? टू अचीव ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए मेनली इसको साइन किया गया। अब की मैंडेट्स हम देख लेते हैं। एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। हर देश अपना एक एजेंडा 21, लोकल एजेंडा 21 अपने देश के लिए सेट करेंगे, जिसमें वो एनवायरमेंटल डैमेज रोकेंगे, गरीबी के से लड़ेंगे और डिजीजेस को डिजीज फ्री अपना देश कैसे करेंगे, इसको लेके इसमें एजेंडा 21 उन्हें लोकल स्तर पे बनाना था, जिससे कि ग्लोबल कोऑपरेशन हो सके। अब हम देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? अब हमारे पास जो भी रिसोर्स है, अगर हम उसे प्लान ना करें तो वो खत्म हो जाएंगी या हम उसे यूज नहीं कर सकते अच्छे से, इसलिए हमें उसके लिए प्लानिंग करनी होगी। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या है? प्लानिंग बहुत क्रूशियल है। तो व्हाई इज प्लानिंग क्रूशियल? बिकॉज रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली अनइक्वल। ऐसा तो नहीं है कि हर रिसोर्स एक ही जगह मिलता है, जैसे कि क्रूड ऑयल अपने यहाँ इंडिया में नहीं मिलता है। आजकल आप देख रहे होंगे जो ईरान और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, उस वजह से आप न्यूज में सुन रहे होंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि क्रूड ऑयल से वो आते हैं, और वो आता किधर से? वो आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज होते हुए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ईरान और जो खाड़ी देश हैं, यूएई, दुबई, कुवैत, ओमान, इन सभी के बीच में वो पड़ता है। वहां पे छोटा सा रास्ता है, उस जगह से जहाज जो होते हैं, शिप होते हैं, वो समुद्र के रास्ते क्रूड ऑयल लेके अलग अलग देशों में जाते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल ज्यादातर खाड़ी के देशों में ही मिलता है, ले अपने यहां तो मिलता नहीं। यही जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी होती है। अब आप इंडिया के स्तर पे देख लीजिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खनिज पदार्थ और कोयले बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन वहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे पानी बहुत है, लेकिन वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। राजस्थान में सोलर और विंड एनर्जी तो है, लेकिन वहां पानी की कमी है। लद्दाख में कल्चरल हेरिटेज है, लेकिन उसमें भी आपको पानी की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वाइटल मिनरल्स की कमी है। तो ये सब चीजें अगर जहां जिस क्षेत्र में नहीं है, अगर वहां के लिए रिसोर्स प्लानिंग नहीं किया गया, तब तो दिक्कत होगी ना। तो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। कंक्लूजन, बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग इज इसेंशियल एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। हमें एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करनी होगी
वो जरूरी है राष्ट्रीय, राज्य के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे, रीजन के स्तर पे और लोकल लेवल पे। जैसे कि भारत के स्तर पे, आपके राज्यों के स्तर पे, आपके राज्यों में जो रीजन वाइज है वहां के स्तर पे, और लोकल लेवल पे भी रिसोर्स की प्लानिंग करनी होती है। अब जैसे कि आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल बिहार के। बिहार में मखाना ज्यादातर कहाँ उपजता है? मिथिला रीजन। वो क्या हुआ? रीजनल। वहां से उसको पहुंचाया जाता है रिसोर्स प्लानिंग करके पूरे इंडिया में, और अब तो वो इंटरनेशनल हो गया। वैसे ही झारखंड में आपने जैसा कि पढ़ा, वहां कोयला मिलता है। उस कोयले को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, कैसे बाकी राज्यों में भेजा जाएगा जहाँ पे कोयला नहीं है। लद्दाख में कल्चरल हेरिटेज है लेकिन वहां पे पानी नहीं है, राजस्थान में पानी नहीं है, वहां पे पानी कैसे पहुंचाया जाएगा? तो ये सब प्लानिंग करनी बहुत जरूरी होती है, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब अगला है, हमें ये देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। यह चीज अब हम आपको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ये पार्ट 1 था, आपको अब वो चीज पार्ट 2 में हम अगले क्लास में बताएंगे। और उसके बाद सीबीएसई के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, और भी वीडियोस आपको मिलेंगे। थैंक यू। और कमेंट करके बताइएगा, कोई भी अगर परेशानी हो तो आपको अगले पार्ट में बताया जाएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा? थैंक यू।